नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम युवा समय में। हम हर हफ्ते आपसे मिलने आते हैं और आपके पास लाते हैं हम ढेर सारी जानकारियाँ, ढेर सारा मनोरंजन और हम बातें करते हैं करियर की, युवाओं की समस्याओं की, युवाओं के लिए आगे होने वाले रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ की। और हम मिलते हैं कई सारे लोगों से। तो आज हमने ऐसी ही एक शख्सियत को हमारे साथ बुलाया है जो मनोरंजन से हैं, जो ग्लैमर से हैं, और हम उनसे रूबरू होंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं श्री हिम्मत गोस्वामी जी का। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। गोस्वामी जी, मुझे बताते हुए ये अपने दर्शकों को बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपने एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्राप्त की है। उस स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो फेलोशिप है, एक्चुअली जूनियर फेलोशिप, जो थिएटर कलाकारों को उसके उस फील्ड में जो विशेष होते हैं, जो उस फील्ड के लिए यानी लिटरली जो उस फील्ड के लिए टोटल काम करते हैं, उनको एक तरह से मान ली स्पेशलाइजेशन टाइप से होता है कि आप उस फील्ड में लगातार 2 साल तक आपको काम करने के लिए मिलता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको इसके लिए पैसे भी देती है कि आप ये रिसर्च वर्क करें, उसके ऊपर काम करें, उसकी रिपोर्ट्स वहाँ जमा करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मुझे जूनियर फेलोशिप मिली है एक्टिंग को लेके, और रियलिस्टिक एक्टिंग एंड नेचुरल एक्टिंग को लेके, और उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, तो उसको लेके मुझे ये फेलोशिप मिली हुई है। बहुत बढ़िया। तो हिम्मत जी, आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि नेचुरल एक्टिंग और जो रियल एक्टिंग की आप जो बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को भी उत्सुकता होगी डेफिनेटली कि रियल एक्टिंग और नेचुरल एक्टिंग में क्या फ़र्क है। अभी जैसे अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंसेस अगर आपने सॉर्ट किए हों उसमें से, तो एक्चुअली में क्या है कि जब मैं ड्रामा स्कूल में था जी, तो हम पढ़ते थे, बहुत सारे हमारी फैकल्टीज़ आती थी वहाँ पे पढ़ाने के लिए। तो वो कभी रियलिस्टिक एक्टिंग की बात करते थे, तो कभी नेचुरल एक्टिंग की बात करते थे। और रियल लाइफ जो होती है उसमें भी हम बोलते हैं कि इसने बड़ा नेचुरल किया है, बिल्कुल। और कभी बोलते हैं कि यार बहुत रियल कर रहा है। लेकिन रियल कर रहा है, नेचुरल कर रहा है, दोनों शब्द अलग अलग हैं, वर्ड्स दोनों अलग अलग हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये क्यूरियसिटी थी कि रियल क्या होता है और नेचुरल क्या होता है। जब वर्ड्स अलग हैं तो इनका काम भी अलग अलग होगा, इनका मेथड भी अलग अलग होता, और ये इम्प्लीमेंट भी अलग अलग तरीके से ही होते होंगे। तो वो क्यूरियसिटी हमेशा मेरे साथ थी और मैं इसके ऊपर काम करने लगा। तो रियल मुझे लगता है, जहाँ तक जो मैं एक्टिंग करता हूँ, कि हम जब अभी जो बातचीत कर रहे हैं ना, ये रियल है, ये रियल है। हाँ। लेकिन जो अनप्रिडिक्टेबल होती हैं चीज़ें, जिसमें ज़रा भी प्लानिंग नहीं होती है, ज़रा भी हम सोचते नहीं है, होमवर्क बिल्कुल नहीं करते हैं और डायरेक्ट कर देते हैं, वो नेचुरल। तो जैसे हम एक्टिंग करने के लिए आते हैं कैमरे के सामने या स्टेज में, तो उसकी प्रिपरेशन होती है, पहले से प्रैक्टिस होती है, तैयारियां होती हैं, एक क्राफ्ट बनता है मेकअप का, लाइट का, साउंड का, कॉस्ट्यूम का, बहुत सारी चीज़ों का एक क्राफ्ट बनता है। उसकी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, 1 महीने की रिहर्सल होती है, और कैमरे के सामने भी उसकी तैयारियां होती हैं, टेक रीटेक होते हैं। लेकिन जब तीजन बाई पंडवानी जब गाती हैं, तब मुझे लगता नहीं कि कोई मेथड वहाँ सामने होता है, वो बहुत नेचुरली फिल्म में काम कर रही होती हैं। या हमारे गांव में जो नवरात्रि में जो भी छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, नवरात्रि के कार्यक्रम, खेर माई की पूजा, सिद्ध पूजा, तो वो पूजा में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, यानी उसमें कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे लगा कि ये रियल है और ये नेचुरल है, और उसी के ऊपर काम करने के लिए मैंने फेलोशिप अप्लाई की, और महादेव की कृपा से वो मुझे प्राप्त की। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया इसको हमारे युवा साथियों के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि दर्शकों को समझ में आया होगा कि नेचुरल और रियल एक्टिंग में भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और आप उसके लिए डेफिनेटली अभी आप उस पर रिसर्च करने वाले। थोड़ा सा मैं और जानना चाहता हूँ कि इस फेलोशिप के लिए आपने अप्लाई कैसे किया और क्या प्रोसेस रहा, क्योंकि हो सकता है कि हमारे और भी कई सारे कलाकार साथी हों जो इस तरह की फेलोशिप लेना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो, पर उन्हें प्रोसेस नहीं पता हो। तो मैं प्रोसेस जानना चाहता हूँ आपसे। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ऑनलाइन साइट होती है, उस साइट में जाके आप इसका ऑप्शन दिया होता है, उस ऑप्शन में जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद इसका इंटरव्यू होता है। अभी तो ऑफलाइन इंटरव्यू होते थे हमेशा, लेकिन कोविड के बाद से ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह हुए। ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं, ज्यूरीज होते हैं, वो आपका इंटरव्यू करते हैं, आपसे बातचीत होती है 15 से 20 मिनट उस फील्ड के बारे में जिस फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया है। और जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका बैकग्राउंड भी देखते हैं, कितना आपने काम किया है, थिएटर फील्ड में आपकी एजुकेशन क्या है,
और ऐसे क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, जी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू हो जाता है। तो जहाँ बात बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशन की चली है, तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपकी इस रंगमंच के लिए जो है शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई, कैसे हुई, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं दर्शकों को। रंगमंच के लिए मेरी एजुकेशन ऐसा था कि मैं बेसिकली कटनी से हूँ। जी। तो कटनी से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं भोपाल मूव किया, और भोपाल में मैंने आलोक चटर्जी जी हमारे बड़े सीनियर थिएटर आर्टिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं, तो उनके अंडर में जाके मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया। देन एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा ओपन हुआ 2011 में, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया और थैंक गॉड कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया और एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने पढ़ाई की। मेरे हिसाब से शायद वो पहला बैच भी था एमपीएसडी का जो जिसमें आप हाँ, मैं पहला बैच का मैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी आप रहे हैं उसमें। गोल्ड मेडल नहीं कह सकते, गोल्ड मेडल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है एक्चुअली में। ये है कि आप एक ग्रुप में कितने अच्छे होते हैं, बस। तो गोल्ड मेडल तो नहीं, लेकिन हाँ उस ग्रुप में था, अच्छा काम किया, अच्छा लगा ड्रामा स्कूल की पढ़ाई करके, और बड़ी क्या बात है। खुशी है कि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ। बहुत बहुत बधाई। तो मुझे अगला सवाल जो मेरा ये है कि आपने क्या शुरू से सोचा हुआ था कि आपको एक्टिंग में आना है, या इसके पहले आप कुछ और कर रहे थे? जैसे आपने बताया कि आपने कटनी से बीए किया पहले, तो वो आर्ट्स आपने रंगमंच के लिए लिया था, या वो आर्ट्स आपने किसी और चीज़ के कारण लिया था? नहीं, वो एक्चुअली में कटनी से जो मैंने बीए किया वो तो सिंपल बीए जो होता है ना कॉलेज में, कि बीए कर लिया जी। फॉर द सेक ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन करना है भाई। ये ना कोई कहे कि लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, ग्रेजुएट है लड़का। वो एक्चुअली में ग्रेजुएट करने के बाद तो तब तक आपको क्लियर नहीं था मुझे करना क्या है जीवन में, यानी क्या करना है। एक्चुअल में क्या है कि हमारे जैसे जो छोटे, अब शायद जो जनरेशन है वो ज़्यादा तैयारी करके आती है, लेकिन मेरे टाइम पे क्या हुआ कि मेरा तो क्लियर नहीं था बिल्कुल भी कि मुझे करना क्या है। ग्रेजुएशन कर लिया और इस सोच में था करूं क्या नहीं करूं, और दिमाग में कहीं ना कहीं और दिल में भी था कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा और कटनी जैसी छोटी जगह का बच्चा ये सोच रहा है कि मैं अपने घर वालों से बात करूं कि मुझे एक्टिंग करनी है, और एक्टिंग के लिए यहाँ से बाहर निकलना है, मुंबई जाना है, फिल्मों में हीरो बनना है। अब ये सब बातें मैं कैसे बोलूँ घर वालों से? घर वाले बोलेंगे कि चुपचाप बैठ जा, कोई नौकरी ज्वाइन कर ले और काम कर, ये हीरो छोड़, ये सब बनना एक्टिंग वैक्टिंग। और वैसे भी ये ड्रामा फ्रामा करने वालों को लोगों को बोलते हैं ना कि भांडेगिरी आप कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कहाँ नाच गाना कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन फाइनली मैंने हिम्मत ने हिम्मत दिखाई और अपने घर में एक दिन बोला मैंने अपने पिताजी से कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे एक्टर बनना, अभिनेता बनना है। तो थोड़ा सा उन लोग थोड़े से वो हुए कि ये क्या बोल रहा है और कहाँ सोच रहा है ये करने के लिए। हम सोच रहे हैं कुछ जॉब वगैरह कर ले। भाई ने बोला कि भाई तू गवर्नमेंट नौकरी की प्रिपरेशन वगैरह कर, इलाहाबाद चला जा, दिल्ली चला जा, जो भी खर्चा होगा हम देंगे, उसकी तैयारी कर। लेकिन मैंने बोला मुझे वो सब नहीं करना है, मुझे अभिनेता बनना है और बस। तो मेरी बड़ी दीदी थी, तो बड़ी दीदी ने बोला कि नहीं, इसको जो करना है इसको करना है। तो बड़ी दीदी चूँकि हमारे घर की बॉस थी, तो उन्होंने जो बोल दिया तो मतलब बोल दिया कि भाई आप लोग पैसे नहीं दोगे तो हम पैसे देंगे, इसको जहाँ जाना होगा, जो करना होगा हम करने देंगे। तो हो गया। फिर बस सब राज़ी हो गए और राज़ी खुशी में भोपाल चला आया। तो मेरी यहाँ छोटी सिस्टर रहती है, छोटी दीदी, तो उनके पास आ गया। देन फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया और मालूमता के साथ, और पैसे थिएटर चलता रहा। बहुत बढ़िया। तो हिम्मत जी, जैसे आप जर्नी आपने जो स्टार्ट करी कटनी से भोपाल की, भोपाल तक की तो समझ में आ गई। उसके बाद मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हिम्मत जी ने जो है टीवी में भी काम किया है, कई सारी वेब सीरीज़ में भी काम किया हुआ है, कई सारे सीरियल्स में काम किया हुआ है, और कई सारे ड्रामा को, नाटकों को निर्देशित भी किया है इन्होंने। तो आप जैसे मुंबई पहुँचे, तो भोपाल से मुंबई तक के सफ़र की कुछ कहानी बताइए हमें। मुंबई जो है कि यहाँ से ड्रामा स्कूल करने के बाद हमें लगा कि नहीं, हर किसी का ख्वाब होता है कि फिल्मों में एक्टिंग की जाए, थोड़ा सा सिनेमा की चमक दमक, ग्लैमर और 70 mm के पर्दे में आने का शौक़। तो जब यहाँ थे, भोपाल में थे, तो प्रकाश यहाँ फिल्मों की शूटिंग करने के लिए आते थे। तो उनकी जो भी फिल्में थी उसमें कहीं ना कहीं
छोटे मोटे कैरेक्टर्स वो आते थे, तो ग्रुप्स वगैरह से, जो थिएटर ग्रुप्स वगैरह में वो आते थे उनके लोग कि हमें एक्टर्स चाहिए हैं और आप अपने ग्रुप के बच्चों को भेज दो ऑडिशन के लिए। तो उनकी जो भी फिल्में यहाँ आई तो उसमें कुछ ना कुछ हमने किया, किसी न किसी रूप में हम थे एज एन एक्टर। फिर यहाँ से क्या है कि लगा कि मुंबई जाना चाहिए और मुंबई ट्राई करना चाहिए। तो एक दिन ट्रेन की टिकट पकड़ी और मुंबई पहुँच गए। मुंबई पहुँचने के बाद वहाँ मैं पृथ्वी थिएटर में जुड़ गया। पृथ्वी थिएटर में जुड़ने के बाद हमारे टीचर थे ड्रामा स्कूल के आमोद कृष्ण भट्ट, तो उनसे मिला और पृथ्वी थिएटर में भी थोड़ा दिन अलग अलग लोगों के साथ काम करता रहा। और फिर अचानक से एक दिन मुझे वहाँ टीवी शो, एक बड़ा हिट शो आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जी जी। तो वो मुझे मिल गया। तो वो शो में मेरा बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। तो उस शो को किया। देन फिर और भी डेली सोप जो आते हैं टीवी में वो सब किए। उसी दरमियान एक वेब सीरीज़ थी काले धंधे। अच्छा। काले धंधे में भी मेरा एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। शॉर्ट फिल्म की थी द गेम। तो ऐसे कुछ ना कुछ काम चलता रहा। और सीरियल्स तो मैंने बहुत सारे किए हैं, छोटा बड़ा जो भी कैरेक्टर मिला, क्योंकि मैं एक्चुअली में बात ये थी मेरे साथ कि मैं रंगमंच का अभिनेता था। रंगमंच मतलब स्टेज, और कैमरे में काम करना मतलब एक जगह है, उस जगह में आप कैमरा ये लगा हुआ है और आपको पर्टिकुलर वहाँ रह के और उतने में ही एक्टिंग करनी है, आपको बांध दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी ट्रेनिंग हमारी थी नहीं। तो मैंने कहा यार ये क्लोज शॉट देना, लॉन्ग शॉट देना, वाइड, ये सब ओवर शोल्डर शॉट, ये सब मुझे मालूम नहीं था ये कुछ सब भी। नहीं पता। हाँ रंगमंच के कलाकारों को शुरुआत में हाँ, वो समस्या थोड़ी सी आती है। असुविधा होती, समस्या होती कैमरे की। तो मैंने कहा भाई हिम्मत ऐसा है कि अभी जो भी काम मिलता है करो, वो जस्ट फॉर ट्रेनिंग हो जाएगी तुम्हारी। कैमरे के सामने जितना जाओगे, जितना ऑडिशन दोगे, फेस करोगे, तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो बहुत सारे सीरियल में मुझे जो भी मिला, 1 दिन का काम, 2 दिन का, 4 दिन का काम, मैं करने लगा। और इससे अच्छा मेरे साथ ये हुआ कि मुझे पैसे भी मिल जाते थे। आपने छोटा भी काम किया तो थोड़े पैसे तो मिल ही गए। तो पैसे भी मिल गए और कैमरे के सामने आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, प्रिपरेशन भी हो रही है, आपकी तैयारी भी हो रही है। तो काम बहुत सारा किया वहाँ भी टीवी में। और फिर कुछ अच्छे सीरियल्स मिल गए, जैसे ये रिश्ता का कहलाता है, वारिस, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर में मैं मेन विलन था। अरे वाह। तो काफ़ी अच्छे सीरियल्स में मैंने रोल किए। तो जहाँ बात चल रही दर्शकों अधिकारी की, तो अभी हमारा एक सेगमेंट है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, उसका नाम है नौटंकी। तो हिम्मत जी, आप अपने किसी भी ड्रामा का या अपने किसी स्क्रिप्ट का एक भाग अगर हमें सुनाएं। एक एक प्ले है इडिपस रैक्स, उसकी 2-3 लाइनें में जी, वो जी। बड़ी, यानी थोड़ा सा मिक्स लैंग्वेज है, फारसी, उर्दू और हिंदी की। तो मैं उनको बोलने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। वाक़यात की जो कड़ियाँ मेरे जहन में उभर रही हैं, उन्हें मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी के तमाम पोशीदा हालात तुम्हें बता देना मेरे लिए लाजमी हो गया है। मेरे वालिद पोलिबस कोरिंथियन थे और वालिदा मेरोपेडोरियन। मेरी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुई थी, लेकिन एक रोज़ एक दोस्त ने आकर मुझसे कहा कि मेरा बाप मेरा नहीं है। ये सुनकर मेरे चेहरे में डर आ गया। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं? और ये बात जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। मैं मारा मारा दर बदर यहाँ वहाँ फिरता था, समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। एक पल की लगा कि मैं जाकर कहीं डूब के मर जाऊं। ओह गॉड, मुझे बचा ले। ऐसी कुछ लाइनें थी और क्या इतनी बात है, बड़ी क्या स्पेस बात थी। है। बहुत शानदार। तो हिम्मत जी, ये तो बहुत शानदार आपने अभिनय किया। अभी यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी था ये, पर इसके साथ साथ आप ऐसे कोई सीन्स हैं, कुछ कोई क्लिपिंग्स हैं जो आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं? हाँ जी, बहुत सारी है, बहुत सारे नाटकों में काम किया मैंने और डायरेक्ट भी किए तो है। तो चलिए हम हमारे दर्शकों को हिम्मत जी की कुछ क्लिपिंग्स दिखाते हैं। हाँ, थक तो गया हूँ। तुम्हें पता है, मैं तो डर गया था। कैसे नहीं डरता यार, एक आखिरी मुलाकात ही तो चाहता था उससे, और फिर उनसे 2-4 सवालों के जवाब पूछने हैं मुझे। अरे तो उसमें क्या है, अभी गाड़ी आने में बहुत वक्त है, जब वो आ जाएंगे तो उनके सारे सवालों के जवाब तुम पूछ लेना। पर तुम्हें पता है, रास्ते पे स्मॉल तक पहुंचते पहुंचते जैसे मैंने गाड़ी की
यही आखिर रुका हूँ। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं पा रहा था कि उनसे आखिरी बार मिलने का मौका ही ना मिले। मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता यार। अच्छा, मेरे मन में एक संदेह है। कैसे संदेह? ऊपर से छोटा सा संदेह। आखिरी बार हम गुरु से कब मिले थे? अरे परसों ही तो मिले थे यार। परसों? हाँ, परसों ही मिले थे। परसों ही मिले थे, 2 बजे वाली गाड़ी में, पक्का। अरे हाँ भाई, 2 बजे वाली गाड़ी में आएंगे वो। इसमें इतना संदेह क्यों कर रहे हो? अरे जुआ यूं भी काफी देर से मैं यहाँ बैठा हुआ था और इतना सुनसान स्टेशन, मुझे लगा कोई आएगा नहीं। अब लेकिन तुम आ गए हो, मेरी सांस में सांस आ गई है। अरे भाई आज ही है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है यार? हफ्ते में बस एक ही बार ये गाड़ी आती है। ये बात उन्होंने बड़ा जोर देकर कही थी ना। हफ्ते में एक ही बार? बात कौन कही? मुझे तो याद नहीं। अरे यार कैसे भुलक्कड़ हो तुम? उन्होंने कहा था, पक्का कहा था। अरे मैंने सुना था। अब पता नहीं तुम ये सब कैसे भूल गए। सुनो, शुरुआत में गाड़ी साल में एक बार चलती, धीरे धीरे महीने में एक बार हो गई, अब तो हफ्ते में एक बार चलती है। और फिर ये भी तो कहा था कि कुछ समय बाद ये गाड़ी हफ्ते में 3 दिन हो जाएगी, फिर हर दिन चलेगी। हर दिन ब्लैकबेरी चारों ट्रेनों का जाल सा बिछा होगा। और फिर शायद कहीं जाने की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि यहाँ सब कुछ। तुम ये सब कैसे भूल गए आखिर? ओह, ये मेरी भूल जाने की बीमारी, इसका कुछ इलाज है क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने। ये भूल जाने की बीमारी हम सबको बर्बाद कर रही है। ये भगवान हमें ऐसी कोई ताकत क्यों नहीं देता जिससे हम ये सारी बातें ना भूलें? मिल गया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मिल गया? अरे मैं अपनी खुशी कैसे बयां करूं, क्या कहूं? बस तुम्हारा धन्यवाद। अरे धन्यवाद किस बात के लिए और क्या मिल गया? अभी जब तुमने इनके बारे में कहा, मुझे सब याद आ गया। क्या हाँ, आ गया? सब याद आ गया। तुम्हें याद है परसों जब हमने उससे विदा ली थी, तब तुम्हारे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया था। सवाल? क्या सवाल किया था? अरे कैसे भुलक्कड़ हो तुम यार? कैसे सब भूल जाते हो? ऐसे ही तो था ना, इंसान भगवान की रचना है या फिर प्रकृति की? बहुत 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 बधाइयाँ आपको, मतलब क्या गजब का आपका अभिनय है। थैंक यू। मज़ा आ गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं और अब आपकी आगे की कहानी जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। आपके बचपन से शुरू करते हैं कि आपका बचपन कैसा था। आपने बताया आप कटनी से हैं जी। तो प्रॉपर कटनी या कटनी के आसपास किसी गांव से हैं आपने, आपका बचपन कैसा रहा, शिक्षा कैसी हुई, थोड़ा इस बारे में बताएं। मैं कटनी से हूँ। कटनी ज़िले में ही मेरा जो घर है, घर से अगर आप मेरे घर के गेट से बाइक में बैठेंगे और मेरे गांव तक जाएंगे, पौनिया गांव। पौनिया गांव मेरा कटनी ज़िले में ही है। जी। तो मैं पौनिया गांव का हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी, मेरे पूर्वज सब वहीं से हैं। जी। मेरे फादर जो है वो पोस्ट ऑफिस में थे, तो चूँकि गवर्नमेंट जॉब थी तो उनके ट्रांसफ़र यहाँ वहाँ होते थे। तो मेरी जो मैं पैदा हुआ वो पन्ना में पैदा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी उस वक्त जब मैं पैदा हुआ था 90 में। तो ट्रांसफ़र होते रहते थे, कभी पन्ना तो कभी पवई, कभी सिमरिया तो कभी जबलपुर, कभी खजुराहो। तो वहीं स्कूलों में मेरी स्कूलिंग होती गई। मैं सरस्वती शिशु मंदिर का बच्चा हूँ, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है। देन मेरी अम्मा ने एक दिन कहा कि आपके ऐसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं और बच्चे कभी 4 साल 5 साल यहाँ रहते हैं, 4 साल 5 साल यहाँ रहते हैं और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो उनको एक जगह रुक के एजुकेशन लेनी है। जी। तो ये बात घर पे हो रही थी, तो हमारे पापा ने बोला कि ये गांव में तो रहेंगे नहीं, वहाँ स्कूल कॉलेज तो है नहीं। तो चूँकि कटनी हमारा ज़िला बन चुका था उस वक्त, तो उन्होंने, और कटनी में बड़े बड़े कॉलेजेस और स्कूल वगैरह भी थे, तो उन्होंने तय किया कि कटनी में घर बना के और हम सबको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं और मेरी जहाँ जॉब होगी मैं वहाँ जॉब करूँगा और आता जाता रहूँगा। तो फिर कटनी में घर बनाया, हम कटनी में शिफ्ट हो गए और कटनी रहने लगे। तो कटनी में फिर जैन स्कूल है। क्या उम्र थी उस समय आपकी जब आप कटनी शिफ्ट हुए थे? कोई 10-12 साल अच्छा। ऐसी रही होंगी। मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो तो आपने गांव में ही नहीं, गांव में नहीं। अच्छा, आप ट्रांसफरेबल जॉब था तो जो जहाँ अलग अलग जगहों में, जी, पवई, जी। पन्ना, सिमरिया, हाँ। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल था तो वहाँ पे। उसके बाद फिर जब मैं कटनी आया तो कटनी में 11वीं 12वीं ये सब स्कूलिंग जो होती है वो की। फिर वहाँ तिलक कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। तो ऐसे करके पूरा स्कूलिंग हमारी वहाँ स्कूल में हुई और कॉलेज वगैरह वहाँ किया हमने लोकल। बहुत बढ़िया।
ये जानना चाहता हूँ हेमंत जी कि जैसे आपने बताया कि पहले परिवार आपके इस फैसले के खिलाफ था कि भाई एक्टिंग में कुछ नहीं रखा और पढ़ाई करो नौकरी करो, और फिर आपकी दीदी ने सबको कन्विंस किया, समझाया कि भाई उसको करने दो जो करना चाहता है। अभी आपके फादर का क्या कहना पड़ता है इस पर? एक्चुअली मैं खिलाफ तो नहीं थे, खिलाफ नहीं कह सकते, क्योंकि बस ये होता ना कि जब आप अचानक से बोल देते हैं कि मुझे ये करना है और वो उसी चीज़ जो है उस चीज़ से परे है, यानी एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का और एक छोटी फैमिली का बच्चा, एक छोटे शहर का लड़का अगर बोले कि मुझे मुंबई जाके हीरो बनना है तो कहेंगे अबे कहाँ हीरो बनोगे यार तुम, ये इस टाइप की बात होती है। तो वो जो है वो वैसा उनका यानी उस वक्त रिएक्शन था कि यार कहाँ हीरो बनोगे, वो तो बड़े पैसों वालों की जगह है, वहाँ तो हीरो का बेटा ही हीरो बनता है, तुम कहाँ वहाँ जाओगे, कहाँ टिकोगे, कैसे करोगे, कैसे रहोगे, ये सारी चीज़, और घर खानदान से दूर दूर तक कोई नहीं, तो तुम्हारा क्या होगा। वो रिएक्शन था उस वक्त उनका। लेकिन खैर अब वो बड़े खुश हैं और वो मेरा काम देख के और मेरी कोई ऐसा मोमेंट जब उनको आप पे प्राउड फील हुआ हो कि यार मेरे बेटे ने ये करा, हाँ, बहुत शानदार है, मज़ा आ गया? जब मेरे घर वालों ने जब मुझे स्टेज में देखा तब बड़े खुश हुए कि अरे ये क्या कर रहा है, लाइट अंधेरा और लोग और ऑडियंस देख रही है आपको और शो हो रहा है, वो उनको बड़ा यानी बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस वक्त उनको। फिर देन जब उन्होंने मुझे कैमरे में सीरियल में देखा, फिल्म में देखा, तो उनको और खुशी हुई कि चलो जो करने चला था ये तो ये कर रहा है, आ रहा है। और सबसे ज़्यादा कि जब मैं कटनी में अपने लोकल कटनी में जाके मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया और उन लोगों ने मेरे शोज़ देखना चालू किए, मेरा काम देखना चालू किया, तो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट उन लोगों के लिए होता है कि नहीं ये बहुत अच्छा कर रहा है, हमें खुशी है। मुझे लगता है कि कटनी में तो अब हो सकता है कि आपके नाम से जाना जाता हो, सब लोगों को आपके, हो सकता है फादर को ये बोला जाता हो कि हिम्मत के पापा हैं, तो तब बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो है, ठीक है कि वो लोग मेरा नाम से भी जानते हैं, लेकिन वो उनके नाम से भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पिता, खैर लेकिन पिता के नाम से तो जाना ही तो- जाता है, बट पिता के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट हाँ, होता वो है जब प्राउड, बेटे के नाम से उन्हें जाना बस 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 जाना बस चाहिए। बस जब मेरे फादर ने, जो सबसे ज़्यादा मैं प्यार उन्हीं से करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरा बहुत अटैचमेंट है उनसे। तो जब उन्होंने मुझे स्टेज में पहली दफ़ा देखा और जब मैंने अपने उनके सामने एक्टिंग करते हुए कि ऑडियंस में मेरे फादर बैठे हुए हैं और मैं उनके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, तो दैट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि लिटरली वो इंसान बैठा हुआ है जिसने मुझे बनाया है। क्या बात है। तो आइए हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी हमारे इस शो में एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो और जहां हम बात रंगमंच की कर रहे हैं, तो रंगमंच अकेला अदाकारी या कलाकारी पर नहीं है, रंगमंच में गायन भी आता है, नृत्य भी आता है, वादन भी आता है, गीत संगीत सभी चीज़ें होती है। तो आपसे मतलब इस बारे में बात करते हैं, तो आप बताइए कि कोई गाना अगर आप गा सकें साथ में, हमारे थिएटर का गाना अगर हमारे मित्रों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए गाएं। आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि रंगमंच जो है जिसमें गाना, नृत्य, रंगमंच अपने आप में एक संपूर्ण विधा है जिसमें सारी चीज़ें निहित हैं, चाहे वो मेकअप हो, कॉस्ट्यूम हो, जी, संगीत हो, नृत्य हो, सब कुछ उसमें निहित होता है। रही बात मेरे संगीत का, तो संगीत में मेरे थोड़े हाथ तंग हैं। जब मैं यहाँ थिएटर करने आया तो ऐसे ऐसे नाटक थे कि भाई गाना, नेचुरली एक्टर हो तो गाना ही पड़ेगा, तो मेरे सुर यहाँ और वहाँ, मेरी कोई वोकल ट्रेनिंग भी नहीं थी, तो एमेच्योर थिएटर में तो चलो चल गया। जब मैं ड्रामा स्कूल में प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने गया तो वहाँ पे हमारे डायरेक्टर थे संजय उपाध्याय जी, वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं बहुत बड़े थिएटर के। तो जब भी वो म्यूज़िक की क्लास लेते थे तो हम पीछे बैठ जाते थे। वो पीछे से गाने लगते थे, बोले सुनो यहाँ बैठ के गाओ, और सुर ऊपर नीचे लगा के जैसे तैसे करके उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया। तो गाने में तो मेरे हाथ तंग है, लेकिन आप कहते हैं तो कोशिश करता हूँ बिल्कुल, एक दो बिल्कुल। लाइन गाने की। जी जी जरूर। एक नाटक है मालविका अग्निमित्र, तो संस्कृत नाटक है, कालिदास जी का लिखा हुआ, जी उसकी 2 लाइन करने की कोशिश करता हूँ।
फागुने आगो नौ रंग छागो, फागुने आगो नौ रंग छागो, हो गई जधूरा गुलाले पिया, हो गई जधूरा गुलाले पिया, फागुने आगो नौ रंग छागो, हो गई जधूरा गुलाले पिया, हो गई जधूरा गुलाले पिया। क्या बात है, क्या बात है। इतना शानदार गाना आपने गाया और आप बोल रहे हैं आपका हाथ तंग है। कुछ कलाकार आए हैं जो हमारे स्टूडियो में आए हैं और आपके लिए गीत संगीत प्रस्तुत करने चाहते हैं, तो आइए चलिए उन्हें सुनते हैं।